स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ से सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो 2017 को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद 2017 को भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने जैसे बताया आप लोगों को। 10 को भी यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, और 8 को भी इस्तेमाल कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप ऑनलाइन भी यानी कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऑनलाइन नहीं करते तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आप मुझसे लेकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल का प्रोसेस बिल्कुल आसान होता है, जैसे मैन्युअली हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल सेम इट इज़ वही प्रोसेस होता है कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और वो इंस्टॉल होता रहेगा। करंटली इसकी कुछ फाइल्स होती हैं जो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो इसके जो फीचर्स हैं, यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो इसके फीचर्स ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्टेड वाले आ जाते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो जो आपका बैकअप होता है उस बैकअप में जितने भी फीचर्स होते हैं, फीचर्स मीन्स के फाइल्स, यानी कि ये क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, जैसे टूल बार्स कौन से होने चाहिए, टूल बार्स के अंदर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी सपोर्ट कर सकता है, फीचर्स ये होते हैं इसके अंदर। अब देखो ना, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो क्या विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए हम एंड्रॉइड से ऐप बना सकते हैं, जैसे हमारी मोबाइल होती है, क्या मोबाइल की ऐप बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। मगर बना तो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फ्रेमवर्क ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक और फीचर ऐड करना पड़ेगा इसको थोड़ा और अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद मुझे इसके ऊपर वेब एप्लीकेशंस बनानी है, मैं बना लूँगा। ASP.NET अगर मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अब अगर मुझे इसके ऊपर यानी कि एंड्रॉयड से ऐप बनानी है तो मुझे Xamarin को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो इसके अंदर अपडेशन के अंदर जब हम इसके फीचर्स को अपडेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये आ जाता है कि आप इसके अंदर एंड्रॉयड से ऐप्स भी बना सकते हैं। तो वो कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे समझे कि कुछ और इन्हांस कर देते हैं हम, और इंक्रीमेंट्स लेकर आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें, ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को विजुअल स्टूडियो 2017 ऐप, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा ऐप, यानी कि एप्लीकेशन है ये। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है इसका, जितना भी इसका सिंपल सा एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ये नजर आ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यानी कि बिल्कुल फ्रेश से, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे अगर करंटली आपके कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मेडिकल स्टोर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, आप उससे पहले काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पर जो है ये पेंट और टुडेज, आज आपने क्या क्या काम किया हुआ है और उससे पहले कौन कौन से काम किए हुए हैं, यहाँ पर आपको बताएगा। ठीक है, ये साकी मैनेजमेंट सिस्टम आज हमने खोला था, अभी भी रिसेंटली ओपन किया था, तो वो बता रहा है कि आज के दिन में आपने साकी मैनेजमेंट के नाम से जो आपने फाइल बनाई थी वो खोलेगी। तो ये आपको जस्ट रिसेंट फाइल के बारे में बताएगा कि रिसेंट फाइल कौन कौन सी ओपन की है आपने, यानी कि कौन कौन सा काम किया है। मगर हम क्या करते हैं, हम तो बिल्कुल ही फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया विजार्ड हमारे सामने आ जाएगा। विजार्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, विजार्ड मीन्स कि एक नया बॉक्स आ जाना, एक नया बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, इसमें अगर मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पर इंस्टॉलेड, ये जो छोटा सा बटन है इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर रिसेंट फाइल्स वही। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन फाइल्स आ जाएंगी। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ से जो चीज़ आप, जो फीचर इसके अंदर ऐड करना चाहें तो ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बताएगा आपको इंस्टॉलेड, आपके इस जो आपने विजुअल स्टूडियो 2017 चला रहे हैं इस वक्त, जो आपका चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि विजुअल सी शॉप है हमारे पास, विजुअल बेसिक है, विजुअल C++ है, एफ शॉप है, SQL सर्वर है, एज्योर है। यानी कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारा काम विजुअल बेसिक और विजुअल सी शॉप पर है, तो हम अभी सी शॉप के ऊपर काम करेंगे, फिर हम आगे चलकर विजुअल बेसिक को देखेंगे। ठीक है, तो इस सी शॉप पर आप जब क्लिक करते हैं यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर ये एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा आप लोगों को, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग बता रहा है, उसके बाद क्लाउडिंग बता रहा है, .NET स्टैंडर्ड्स बता रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो विंडोज डेस्कटॉप है ना, इस पर क्लिक कर देना है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना विंडोज डेस्कटॉप,
अच्छा, जैसे ही हम विंडोज डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाएंगे, एक आ जाएगा WPF, दूसरा आ जाएगा विंडोज फार्म एप्स। तो अभी करंटली जो हमें काम करना है विंडोज फार्म ऐप के ऊपर काम करना है। सही है, मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें जैसे ही आप जिस यानी कि .NET फ्रेमवर्क को, जिस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्टेड हो जाएगा। आपको अब पता चल जाएगा कि ये इस वक्त जो है हमारा विंडोज फार्म ऐप सिलेक्टेड है। ठीक है, हम नीचे आते हैं। नीचे देखें यहाँ पर दो से तीन चीज़ें दे रहा है। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाया भी था। सबसे पहले बता रहा है नेम। आप अपना जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं इसका नेम क्या होना चाहिए, फाइल नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप नेम कोई भी दे सकते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है ये भी आप रख सकते हैं। अगर कोई और नेम देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं दूंगा नेम। मैं नेम देता हूँ, जैसे कि साकी के नाम से हमने बनाया था, तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से स्कूल। या ऐसा कर लेते हैं, हम बिल्कुल फ्रेश नाम देते हैं, तो फ्रेश में ये लिख लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ये नाम सही रहेगा, है ना, न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछेगा लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि सर आप इसको कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज में चले जाएंगे और वहां पर जो भी इसको लोकेशन देना चाहते हैं, यानी कि आप अपने कंप्यूटर की कौन सी ड्राइव में इसको रखना चाह रहे हैं, कौन सी जगह पर इसको रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आकर मैं डेस्कटॉप पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप डेस्कटॉप पर रखना चाहें तो डेस्कटॉप पर, इवन के यहाँ पर बहुत सारे यानी कि आपकी ड्राइव्स आ जाएंगी। C ड्राइव है, E ड्राइव, G ड्राइव, जो भी ड्राइव में रखना चाहें, D ड्राइव वगैरह जो भी कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं वहाँ पर रखना चाहें तो वहाँ पर रख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले मैंने विंडोज फार्म ऐप को सिलेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट को ऐड किया। यहाँ पर सॉल्यूशन नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट सेम नेम आ जाएगा जो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देंगे। अब सॉल्यूशन नेम में और प्रोजेक्ट नेम में थोड़ा सा फर्क होता है, डिफरेंस होता है। अभी नहीं, मगर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, फिलहाल नहीं बता रहा। ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये जो यहाँ पर फ्रेमवर्क लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है ना आप सबको, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर ये जो फ्रेमवर्क लिखा हुआ आ रहा है 4.6.1, ये जो फ्रेमवर्क है ना 4.6.1 में, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, और अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है फ्रेम 4.6.1, ये फ्रेमवर्क मैंने पहले भी बताया था बड़े काम का होता है। इसका हम इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें क्या करना होता है, ये जो मेरा फ्रेमवर्क है मैं किसी और मशीन में इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको, यानी कि किसी और मशीन में इसको ऐड कर रहा हूँ, तो वहां पर ये मेरा बड़ा काम आता है। इस फ्रेमवर्क का मैं यूज वहां पर करता हूँ, यानी कि मुझे क्लाइंट को देना है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर देते वक्त मैं उसमें विजुअल स्टूडियो तो इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये वाला जो फ्रेमवर्क है ना मेरा, ये जो नीचे आपको फ्रेमवर्क नजर आ रहा है, ये फ्रेमवर्क इंटरनेट से डाउनलोड करूंगा। मैं देखूंगा कि फ्रेमवर्क मेरा कौन सा है। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे, इनमें से जो भी फ्रेमवर्क आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक सेट, याद रखना, आपसे कोई भी सवाल कर सकता है ये फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक सेट, यानी कि एक फ्रेम, एक जगह जहां पर आप अपना काम करते हैं, कोई ना कोई काम ऐड कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको .NET फ्रेमवर्क। एक सेट है, एक फ्रेमवर्क है जहां पर हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इनके हिसाब से कोई सवाल करता है फ्रेमवर्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है। सही है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है, कौन सा फ्रेमवर्क सेट करना है। ठीक है, तो करंटली जो सिलेक्टेड फ्रेमवर्क हो उसी को आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो है वो भी हमें यही कह रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि आप इसको इस्तेमाल करें तो बेहतर है। तो मैं जो करंटली मेरा सिलेक्टेड है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। और क्या कर लेते हैं हम यहाँ से आकर ओके करेंगे। सर फ्रेमवर्क सर कौन सा बेस्ट है सर? फ्रेमवर्क जो बेस्ट है वो जो अभी करंटली है मेरे ख्याल में, मेरे बिहाव के हिसाब से आपका 4.6। ठीक है, इस वक्त 4.6, आप 4.6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4.1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 6.1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4.6.7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये अलग अलग इनमें होता है, फीचर सेट होते हैं, यानी कि जितनी जो वर्जन चेंज होगा उस वर्जन के अंदर कुछ चीज़ें भी चेंज होंगी,
कुछ इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगी, मगर 4.6.1 जो है वो करंटली इस वक्त मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैन्युअली जो है 4.6 इस्तेमाल किया जाता है तकरीबन लगभग 4.6 इसका नाम है, समझो कि इसकी आईडी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपने हिसाब से, और फिर जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हमारे सामने एक नई विंडो आ जाएगी जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ये इस तरीके 4.7 जो है 4.6.7, हाँ ये एडवांस है, ऐसे समझोगे। अब देखिए ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा होता है वर्किंग फॉर्म जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अगर एक बार मैं इस फॉर्म को यहां से, ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है, रन करके दिखाऊं तो ये फॉर्म किस तरीके से नजर आता है वो देख लें आप लोग। ये फर्स्ट टाइम जब भी हमारा सॉफ्टवेयर ये चल रहा होता है, इवन के मेरे सिस्टम पे ज़्यादा लोड है तो ये थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, फिर जब एक बार चल जाता है तो फिर इतना वो नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा अपना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये हमें जो है ना रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ से आपको बताएगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से ये चलना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये जो आउटपुट एरिया होता है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे नीचे जो आउटपुट एरिया लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर बिल्ड हो रहा है हमारा सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि शो आउटपुट फ्रॉम बिल्ड। हम क्या करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या जब काम कर रहे होते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है, यानी कि बन रहा होता है, जब वो एग्जीक्यूट होता है और हम ये देख रहे होते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पर ये बिल्डिंग का काम कर रहा होता है। तो ये अभी ये मेरा सॉफ्टवेयर रन हो चुका है, रन होने के बाद ये मुझे इस तरीके से एक आउटपुट देगा, ये देखिए इस तरीके से। अब मैन्युअली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन में आ जाता है तकरीबन, सही है। ये इस तरीके से एक विंडो फॉर्म आपकी ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आप काम करेंगे, जिसके ऊपर आप अपनी इंक्रीमेंट्स को लेकर आएंगे। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं उसको क्लोज करूंगा तो ये मेरा बिल्ड जब हो रहा था तो यहाँ पर मुझे बताएगा कि दिस प्रोग्राम इज एग्जिस्ट फ्रॉम जीरो कोड या कुछ भी इस तरीके से आपको यानी कि एक मैसेज दे देगा, और जो लोडिंग होगी इसकी, यानी कि जब एग्जीक्यूट हो रहा था वो क्लोज हो चुका है इस वक्त, सही है। अब देखें थोड़ा इसको ध्यान से देखना, इसको ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो हम नजर आ रहा है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर मजीद और टूल्स का इजाफा करते हैं, कुछ और टूल्स ऐड करते हैं इसके अंदर। मतलब टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ी है, अब गाड़ी के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं ना, जैसे कि गाड़ी हो गई तो उसकी लाइट हो गई, लाइट भी एक किस्म का टूल है, उसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये जो टूल बॉक्स होता है ना, यहाँ पर ये जो टूल बॉक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग टूल्स आ जाएंगे इस पे, ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर बटन उठाना है तो बटन रख देंगे, आपने टेक्स्ट बॉक्स उठाना है तो टेक्स्ट बॉक्स रख देंगे, आपने पैनल उठाना है तो पैनल रख देंगे। तो यानी कि मैं टूल बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा इसके ऊपर। तो अगर टूल बॉक्स में हम आ जाए तो टूल बॉक्स आपको बहुत सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग है, जर्नल है, WF जो भी हैं इनके टूल बॉक्स हैं, डॉलर बॉक्सेज हैं, प्रिंटिंग, बहुत सारे आपको टूल बॉक्स नजर आएंगे, मेन्यूज, टूल बार्स आएंगे, कंटेनर्स आएंगे, कॉमन कंट्रोल्स आ जाएंगे। मगर हम जो है ना यहाँ से ये जो ऑल विंडोज टूल बॉक्स फॉर्म्स जो आ रहे हैं, इसमें सारे के सारे टूल आ जाएंगे, ठीक है। टूल का मतलब ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक चीज उठाकर आपने उसको इस्तेमाल करें। तो यहां से अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूं, ये बटन नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद इस बटन को यहां पर आकर क्लिक करता हूं अपने, यानी कि जो मेरा पेज है, तो वो बटन वहां से उठ के यहां पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स के इस बटन पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है डबल क्लिक करने से वहां पर आ जाएगा, ठीक है। मगर डबल क्लिक करने से इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर जो है जहां पर आपने पहले मैन्युअली सेट किया होगा, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करेंगे तो ये मे भी हो सकता है कि इस वाले एरिया में ये चीज आ जाए आपकी, यानी कि जो है अपर पे बिल्कुल ही टॉप पर आपको ये नजर आएगा, ठीक है। यहां से मैंने एक बटन उठा लिया। अब बटन जो होता है ना वो कमांड बटन होता है, कमांड बटन। ये कमांड लफ्ज से मतलब ये होता है कि हम कोई ना कोई इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं,
कोई ना कोई कमांड देते हैं कि भाई ये काम करके दिखाओ। बटन हमेशा कमांड्स के ऊपर काम करता है, पता है आप लोगों को? बटन हमेशा कमांड्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि बटन को हम बटन बनाते इसलिए ताकि हम इसको कमांड दे सकें। क्लिक का बटन है तो क्लिक करेंगे, डबल क्लिक का है तो डबल क्लिक करेंगे, यानी कि हम उसको कमांड देंगे कि ये काम करो। हम कहेंगे भाई, मिसाल के तौर पे हमने एक लॉगिन बना लिया, लॉगिन फॉर्म बना लिया, अब हम उसको कमांड देंगे कि बटन पर जैसे ही क्लिक करें तो लॉगिन एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये लॉगिन जो हो रहा है वो सही है या गलत है। तो ये कमांड बटन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहां से मैंने एक कमांड बटन उठा लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया। यहां से टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिख सकें, है ना। बॉक्स है, एक बॉक्स मिल जाएगा आप लोगों को जिसके अंदर आप लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इस बटन पर आप क्लिक करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पर आप लिखते हैं। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो किस लिए इस्तेमाल में आता है, तो आप कहेंगे कि सर टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है, टेक्स्ट बॉक्स से ही हमें लफ्ज से ही पता चल रहा है कि हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। और बटन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे सर बटन से ही हमें पता चल रहा है कि हम बटन रखेंगे और कोई ना कोई उसको हम कमांड देंगे, या तो क्लिक की कमांड देंगे, या तो डबल क्लिक की कमांड देंगे, या कोई ना कोई इसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करवाएंगे कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं तो ये हो जाए। ऐसे ही होता है ना, हम अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक का जो लॉगिन बटन होता है, लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पर चले जाते हैं, या हमें बताता है कि आपका पासवर्ड या ईमेल गलत है, तो हम उस पर कमांड पर क्लिक करते हैं और हमारा नया एक्शन परफॉर्म हो जाता है। सही है। तो यहां पर हमने बटन उठाया और एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया। अब एक सिंपल काम करके देखते हैं बटन पर। जैसे प्रीवियस क्लास में शायद मैंने आप लोगों को बताया हो कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं तो मेरे सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाए। सही है। आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है, ये बटन सिलेक्टेड है, सही है। इस बटन पर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। थोड़ा ध्यान से अपने इनको आप भले नोट डाउन किया करें, ठीक है, आप अपने बुक पर लिख लिया करें, ठीक है। हमने क्या किया, ध्यान से देखना, सिलेक्टेड यानी कि सिलेक्ट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। ये देखें, ये मेरा इस वक्त सिलेक्टेड है। कैसे पता चल रहा है सिलेक्टेड? यहाँ पर ये जो इसके ये जो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं ना, इससे हमें पता चल रहा है कि इस वक्त मेरा जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वो बटन है। बटन को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट का मतलब है यहाँ पर क्लिक किया बटन के ऊपर और डबल क्लिक किया अपने माउस से, डबल क्लिक करने से आप बटन की कोड में चले गए। जैसे ही कोड में चले गए तो आपके सामने ये जो है ये सी शार्प का विजुअल कोड है, इसको हम जीयूआई कोड कहते हैं, यानी कि जीयूआई बेसिस कोड है, ठीक है। ये बिल्ट इन कोड होता है, इसमें हमने किसी भी चीज़ पर कोई भी काम नहीं करना, अभी कोई पार्शियल क्लास को चेंज नहीं करना, कोई हमें जो है इनहेरिटेशन को चेंज नहीं करना। हमने क्या करना है, जस्ट जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है, अभी हमने यहाँ पर इस कोड में से, आप थोड़ा सा इसको थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ, इस कोड में से ये जो हमारे पूरे सामने कोड है, इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं कौन से कोड पर काम करने वाले हैं, बटन पर। कैसे पता चलेगा कि हम बटन पर हैं? मैं इस वक्त मेरी करंट पोजीशन जो है मेरे कर्सर की ये है, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देख रहे हो, यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस वक्त बटन पर नहीं हूँ, मुझे बटन पर जाना है। तो बटन का एरिया कहाँ से हम देखेंगे? देखिए, बटन का एरिया देखेंगे हम सबसे पहले बटन के नाम से। इस वक्त हम बटन 1 क्लिक, ये जो नाम है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि ये यहां से लेकर, ये जो ब्रैकेट्स हैं यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है ये बटन का एरिया है। सही है। देखो, ये जो यहां से लेकर यहां तक एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ये सारा का सारा बटन का एरिया है। ये होता है इसका फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, जिसका एक दो क्लासेस में मैं आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियरली समझ दूंगा बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। ये इसका बना बनाया फंक्शन है, और ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये इनको हम कहते हैं फंक्शन ब्रैकेट्स। फंक्शन ब्रैकेट क्या करती हैं? फंक्शन ब्रैकेट एक फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को एरिया दे देती हैं कि यहां से यहां तक आप काम कर सकते हो, ठीक है। देखो, मैं जैसे कि आपको समझा देता हूं, देखो ये देख रहे हो, नेम स्पेस न्यू प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम, यहां से एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है ये जाकर लास्ट में आपकी क्लोज होगी।
अब ये जो न्यू प्रोजेक्ट के नाम से ये कह रहा है कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट अभी चलाया हुआ है इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, न्यू प्रोजेक्ट हमने जो रखा था, ठीक है। तो हमें क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया देगा, इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आप जो भी काम करना चाहें। देखो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, उसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब फॉर्म जो आ रहा है, इंटर हो रहा है, वो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, सही है। फिर उसकी उस फॉर्म की क्लास आ रही है, कौन से फॉर्म की क्लास आ रही है, जो मैंने फॉर्म 1 के नाम से बनाया हुआ है, जो अभी अभी हमारा बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 के नाम से बन गया है। और उस फॉर्म 1 के अंदर क्या है, उस फॉर्म 1 के अंदर हमने एक बटन रखा था, और उस बटन के अंदर क्या करने वाले हैं। अब देखो उस फॉर्म के अंदर हमने बटन रखा था ना, सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है। दिखा देता हूं, देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हम आ जाते हैं, यहां पर, यहां से क्लियर करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहां पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एक न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह आ रही हैं। उसके बाद हमारे सामने क्या आ रहा है, एक फॉर्म। इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। इस फॉर्म के अंदर क्या है हमारे सामने, एक बटन। इस बटन पर क्लिक करते हैं। अब इस बटन के अंदर हम क्या देने वाले हैं, इस बटन पर क्या काम करने वाले हैं, सारा का सारा सीक्वेंस यही है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स भी वही चीज बता रहे हैं कि भाई आपके पास सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट मींस के ये वाली ब्रैकेट है आपके न्यू प्रोजेक्ट की, ये वाली ब्रैकेट है आपके उस फॉर्म की, जो आपने फॉर्म को कॉल करवाया हुआ था। उस फॉर्म के अंदर आपने जो बटन रखा हुआ है, ये बटन की ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि कनेक्टेड हैं। प्रोजेक्ट के साथ हमारा फॉर्म 1 कनेक्टेड है, फॉर्म 1 के साथ हमारा बटन कनेक्टेड है, और उस बटन के ऊपर हम जो काम करेंगे वो उस बटन से कनेक्टेड होगा। उस बटन से याद रखना, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह तो नहीं, वो स्टार्टिंग में मथो स्टार्ट थी सब मथो दिसो नहीं, सभिन के पंजो पंजो एरिया मिल जुआ, सबको अपना अपना एक एरिया मिल जाता है, हम एरिया के हिसाब से काम करते हैं। ये जो एरिया है ये हमारे प्रोजेक्ट का एरिया है, ये जो एरिया है हमारी क्लास का एरिया है, ये जो है इसका इनहेरिटेंस है, इसको हम बाद में देखेंगे, यानी कि सब क्लास है। और ये जो एरिया है ये बटन का एरिया है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। जैसे कि एक मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ बटन का, मैसेज बॉक्स डॉट शो। शायद मैंने एक आधी क्लास में आप लोगों को बताया हो, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं तो हम इसको बिल्कुल क्लियरली रिपीट करते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां पर मैं कर लेता हूं हेलो सी शॉप, और यहां पर हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। इसकी स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझें, मैसेज बॉक्स का मतलब होता है मेरे सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे टेक्स्ट नहीं, हाँ एक टेक्स्ट बॉक्स अलग है, वो जैसे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ना उसी तरीके से एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। बटन पर क्लिक करेंगे तो हाँ ये कमांड, हाँ ये होगी। मैसेज बॉक्स के अंदर एक चीज मैंने और दी है यहाँ पर, क्या कि मैसेज बॉक्स तो आ जाए पर क्या करे, शो करे। अच्छा किस चीज को शो करे, हेलो सी शॉप को शो करे। मैंने यहाँ पर ये जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया होता है, इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड एरिया। इसके अंदर हम अपना पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर मीन्स कि स्टेटमेंट पास करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो हमें चाहिए वो हम दिखाते हैं कि सर हमें ये चीज चाहिए। तो यहां पर मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर सिंगल कोट्स के अंदर क्यों नहीं। अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये पैरामीटर के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि पैरामीटर कहता है या तो आपका बेटन होना चाहिए या तो आपका जो हमने दिया है वही पैरामीटर आपको पास करना चाहिए फंक्शन के अंदर। जब हम फंक्शंस को थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो वहां पर हम क्लियर कर लेंगे कि पैरामीटराइज फंक्शंस कौन से होते हैं, नॉन पैरामीटराइज फंक्शंस कौन से होते हैं, रिटर्न फंक्शंस कौन होते हैं, और विदाउट रिटर्न के फंक्शंस कौन से होते हैं। फंक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं। फंक्शंस मींस काम करना, हम अपनी मर्जी से जो काम करना चाहते हैं उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। जैसे मैसेज बॉक्स डॉट शो, अब इसका काम है मैसेज बॉक्स शो करना, तो एक क्लियर हो गया ना, एक फंक्शन से हमें पता चल गया कि इसका काम है मैसेज शो करना। जैसे डेटाबेस के लिए हम सीएमडी का इस्तेमाल करते हैं, तो सीएमडी एक हमारी क्लास बन जाती है। तो मीन्स के उस लफ्ज से हम क्या करते हैं, लफ्ज से हम चेंज कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं। तो यहां पर ये जो पैरामीटर है वो डबल कोट्स के अंदर आता है, और डबल कोट्स का मतलब ये होता है कि सेम इट इज शो करेगा जो आपने इसके अंदर लिखा है। अब देखो मैं इसको एक बार रन करता हूं। जैसे मैंने इसको रन किया, इनके चलाया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे सामने कोई एक और ऑप्शन आ जाएगा।
ये इस तरीके से देखें, जो है मेरा फॉर्म मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये बैकएंड पे प्रोसेस कर रहा है। जैसे ही इस फॉर्म पर, ये जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म के बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने क्या आना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, हेलो सी शॉप, ये मैसेज बॉक्स मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने बटन पर क्लिक किया, बटन पर क्लिक करने के बाद एक एक्शन परफॉर्म हुआ, और एक्शन परफॉर्म होने के बाद मुझे क्या दिखा दिया इसने, हेलो सी शॉप, एक मैसेज बॉक्स जो मैंने उसमें लिखा था वही चीज सेमेटिव मुझे शो करवा दी इसने। यानी कि जितना भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। हाँ, आप यानी कि आप ये चाह रहे हो कि इस बटन पर मैं क्लिक करूं और दूसरा पेज खुल जाए, बिल्कुल हो सकता है। आप चाह रहे हो कि हमारे सामने ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर भी दिखा दूंगा। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हो, भाई नाम दे दिया, पासवर्ड दिया, जैसे ही क्लिक किया आप डैशबोर्ड पे चले गए, यानी कि नेक्स्ट फॉर्म पर चले गए। तो बिल्कुल सेमेटिव ये हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप दूसरा फॉर्म कॉल करेंगे तो हो जाएगा। एक आधी क्लास में ये हम सारा क्लियर कर लेंगे बाद में चलकर, ठीक है। तो उसकी कोडिंग भी एक ही लाइन की होती है या 2 लाइन की। एक लाइन के अंदर हम उसका क्लास को कॉल करवाते हैं, दूसरी लाइन में हम उसको शो करवा देते हैं, यानी कि 2 लाइन में आप क्लिक करेंगे दूसरे बटन पर आ जाएंगे, दूसरे फॉर्म पर आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। ये सारा काम यहाँ पर इस बटन पर कर सकते हो। ये चीज समझ गया आप लोग। अब देखो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें सबसे मेन चीज होती है इनके नाम्स को याद रखना, सबसे मेन चीज ये होती है। क्यों? क्योंकि देखो Ctrl+C V, मैंने यहां पर ये मैंने क्या किया, ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, यानी कि कॉपी पेस्ट Ctrl+C and V से। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, नाम का एग्जांपल दे देते हैं हम इसमें। अब मुझे ये बताएं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो लिखूं, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखना, शोर नहीं बेटा, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया है, ठीक है। अब देखो अंदाजा लगाना, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, इसमें से मैं चाह रहा हूं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं लिखूं और इस बटन पर क्लिक करूं, जो भी मैं नाम लिखूं बटन पर क्लिक करूं मुझे शो हो जाए। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, एक आधी क्लास में मैंने, मेरे ख्याल में। तो हाँ, तो चलो टेक्स्ट बॉक्स का दे, मगर कौन सी टेक्स्ट बॉक्स का? तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका नाम क्या है? डबल क्लिक करें। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखूं वो इस बटन पर क्लिक करूं और शो हो जाए। सर इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करें। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक नहीं कर सकता मैं, इस पर क्लिक करूंगा तो फिर ये टेक्स्ट, तो राइट क्लिक करें। देखो एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं इसको चलाता हूं, चलाने के बाद मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। ये चल गया। चलने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो मैं ऐसे मैन्युअली लिख दूंगा अशरफ। मैं चाह रहा हूं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं नाम लिखूं, जैसे मैंने ये अशरफ लिखा हुआ है, इस बटन पर क्लिक करूं, जो भी इसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है वो मुझे मैसेज बॉक्स में शो हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं सबसे पहले ये जो बटन है ना, ये बटन ध्यान से देखना, जिस बटन पर मैं काम करने वाला हूं, सबसे पहले मैं मालूम करूंगा कि इस बटन का नाम क्या है। मैं क्या करूंगा, इस बटन पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में चला जाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहां पर सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे प्रॉपर्टी में तो क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स 9। अब मुझे पता चल गया कि इस बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 9। अब मैं इसका जो है ना इस बटन पर कोड करूंगा। कैसे करूंगा, मैं क्लिक करता हूं, अपने बटन पर क्लिक करता हूं, और ये जो हेलो सी शॉप है इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पर मैं लिख लेता हूं टेक्स्ट बॉक्स 9, बस टेक्स्ट बॉक्स 9.txt, बस ये काम करना है मुझे। ये जो टी अभी आपको एरर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको आप कैपिटल में लिख दें, टेक्स्ट बॉक्स 9.txt। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स 9 के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट देता हूं वो मुझे शो हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा कोड है इसका। अब देखो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, अब देखो ना, इससे फरहान है,
अब इससे पता क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमें क्लियर हो रहा है पूरा का पूरा कि इन सारे टेक्स्ट बॉक्स में से किस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर काम करना है। वो कैसे क्लियर हुआ, हमें नाम से क्लियर हुआ। जैसे कि आप देखें मेरे पास अभी कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मुझे आपको कॉल करना है तो मैं क्या कहूंगा, आपका नाम क्या है, शकील अहमद, मैं क्या क्या कहूंगा, शकील अहमद। तो मैं डायरेक्ट किसके पास चला गया, शकील के पास, यानी कि शकील को मैंने कॉल किया है। अब यहां पर भी टेक्स्ट बॉक्स बहुत सारे हैं, मुझे उनका नाम पता नहीं होगा तो मैं कैसे कॉल करवाऊंगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाकर आप उसका नाम चेक करेंगे कि इसका नाम क्या है। अगर चेंज करना चाहे तो चेंज करेंगे। फिर उसके बाद आप देखें, इसमें मैं लिख लेता हूं शकील अहमद। जैसे मैं शकील अहमद पर क्लिक करता हूं तो देखो मेरे मैसेज बॉक्स में क्या आ रहा है, शकील अहमद, यानी कि जो भी मैं उस टेक्स्ट बॉक्स में दूंगा। अब देखो, हाँ टेक्स्ट बॉक्स तो ये भी है, मैं इसको हटा देता हूं, और टेक्स्ट बॉक्स ये भी है, मैं इसमें लिख लेता हूं अशरफ। तो क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, अशरफ आना चाहिए। नहीं आएगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें मैंने तो लिखा ही दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में, और मैंने कहा है कि जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखूं उसकी टेक्स्ट मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स बहुत है मगर मैंने नाम दिया हुआ है। अब देखो मैं यहां से कहता हूं शकील अहमद, तो कौन आएगा, शकील आएगा ना। अगर इनके शकील ना हो और मैं आपको कहूं शकील अहमद, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सॉरी सर मेरा नाम तो शकील नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको कहा है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो वो कह रहा है सॉरी सर आपने तो कॉल ही दूसरे को किया हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर तो बिल्कुल ही इंस्ट्रक्शंस को समझता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वही काम करेगा, एक्स्ट्रा वो नहीं करता। जैसे कि मैं आपको कॉल करूं और कहूं आप आ जाए, शकील आप आ जाए, तो आप आ भी जाएंगे क्योंकि एज अ ओनर के हिसाब से कहेंगे सर मुझे बुला रहे, नाम का पता नहीं होगा। मगर कंप्यूटर ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर कहता है भाई जो नाम दिया मैं उसी को ही कॉल करूंगा बस, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, मशीन तो वही समझेगी जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो सेम इट इज वही हो रहा है जी। आप एक बटन पे हाँ जितनी टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। देखो ये थोड़ा प्रोसेस कर रहा है सिस्टम मेरा। मैसेज का अलावा भी लाइक कम थी बटन दे नहीं। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो मेरा देखें। देखो अब देखो ये जो है हमारा एक मैसेज बॉक्स शो हो गया। अच्छा मैसेज बॉक्स के अलावा क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप देखो मैसेज बॉक्स तो जस्ट हमें एक आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका जो आपने टेक्स्ट दिया है, जो आपने काम किया है वो सही है नहीं। हेलो हेलो तो हाँ ठीक है। तो मैसेज बॉक्स तो जस्ट हमें एक मैसेज बॉक्स के बारे में बताता है। एक क्लास पूरी थी ना कोई डॉक्टर आने नहीं दो। हेलो था शाबाश, हेलो हेलो हेलो, क्लास जैसे पूरी नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर थोड़ा ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये जो मेरे मैसेज बॉक्स है ना, ये तो मैंने ऐसे ही कॉल करवाए हुए थे आप लोगों को यानी कि समझाने के लिए। अब ऐसा करते हैं हम, मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर मैं जो नंबर दूं, इसके अंदर जो नंबर दूं वो मुझे प्लस होकर मिले। कैलकुलेटर होता है ना जैसे सिंपल, कैलकुलेटर मैं बनाना चाह रहा हूं, सही है। अब देखना, अब मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों के अंदर नंबर दूं। चलो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूं। इन दोनों के अंदर जो नंबर दूं ना, वो नंबर मेरा इसके अंदर आना चाहिए, यानी कि प्लस होकर माइनस होकर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जैसे आप कोई मैथमेटिकली कोई कैलकुलेटर बना देते हैं, तो दो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मैं नंबर दूं और प्लस होकर मुझे मिल जाए तीसरे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता हूं, बटन की प्रॉपर्टी में आकर इसका कैप्शन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये बटन 1 है ना, बटन 1 को हटाकर यहां पर मैं कर लेता हूं प्लस, ठीक है। प्लस करने के बाद यहां पर हम आ गए, नहीं वो जस्ट ये कैप्शन चेंज करेगा, ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करेगा कि इस बटन पर क्लिक करने से आपका प्लस होने वाला है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होने वाला है। तो आपने क्या करना है, इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा क्लिक करने से क्लिक किया, चलो क्लिक, ये मैं जो है कमेंट लगा देता हूं। कमेंट्स मीन्स कि इसको नहीं पढ़ेगा आप मेरे टेक्स्ट बॉक्स को। अब मैं दोबारा से आ जाता हूं, और दोबारा से सबसे मेन काम मुझे क्या करना है, इनके नाम देखने हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है।
तो हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद ना ये बटन नजर आ रहा है आपको, ऑटो हाइड। मैं एक बार इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से मुझे नजर आएगा, जो है ना हाइड नहीं होगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1, और इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 6। और इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 2। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 6 को इधर रख लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स 2 को इधर रख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 की और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू प्लस होकर किसको मिल जाए? टेक्स्ट बॉक्स 6 को मिल जाए। ये हम काम करने वाले हैं। इवन कि अगर मैं इसको हटा दूं और दोबारा से एक बार कॉपी एंड पेस्ट करूं तो मेरे ख्याल में अब टेक्स्ट बॉक्स 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए और सीक्वेंस सही हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू दोनों प्लस हो जाए, प्लस होने के बाद किसको मिल जाए? 3 को मिल जाए। अब देखा हमें क्या करते हैं, अब यहां पर थोड़ा समझना है आप लोगों को। देखो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टर्मिनेटर लगा देता हूं। थोड़ा समझना, ये टी का जो एरर दे रहा है इसका मतलब ये कि हमने इसको कैपिटल में रखना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, क्या एरर दे रहा है इसमें? एक मिनट, हम टेक्स्ट बॉक्स स्टार्टिंग में टेक्स्ट 1 डॉट, ठीक है, ये जो है, हाँ भले नहीं हो तो यहाँ पर जो है हम उस एरर को देख लेते हैं कि इसका एरर क्या आ रहा है। और स्टार्टिंग में पुटर टी नडी इंडिया स्टार्टिंग में टर्मिनेटर भी आएगा, वो हम यहाँ पर एरर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स गेट, यानी कि कोई स्ट्रिंग का कोई कुछ ना कुछ बता रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। इवन के इसको जो है हम एक बार सेव कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं कि बिल्ड कर लेते हैं। ये अभी एरर देगा क्योंकि हमने इसको अभी कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो होता है टेक्स्ट बॉक्स, जो होता है टेक्स्ट बॉक्स हमेशा अपने पास, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है, इसी चीज़ का एरर आ रहा है। तो एक बार दोबारा से मैं टेक्स्ट बॉक्स को लिख लेता हूँ और एक बार दोबारा से हम समझते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट txt। चलो एरर आने दो, बस छोड़ दो। ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसकी वैल्यू प्लस हो जाए किससे? टेक्स्ट बॉक्स 2 से। नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 2 रखा था ना हमने, देखो इसका नाम क्या है? देखो अभी देखना, इसका नाम है हमारा, इसे ऐसे कर लेते हैं, इसकी जो यहां से, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? 1, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? 2। इन दोनों का कहां पर प्लस होकर किसको मिल जाए? 3 को। तो हम बिल्कुल वही काम करने वाले हैं अभी। मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3, इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3, मगर इसमें आएगा आपके सामने एरर टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। अब इसमें ये एरर जो आ रहा है, अगर मैं इसको, चलो इस वक्त मैं इसको चला कर देखता हूँ, चलाने के बाद हमारे सामने एक एरर आएगा, उसको भी हम कवर करते हैं। देखना अभी हम इसको चलाते हैं, यानी कि रन करते हैं। मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 2 से, और किसको मिल जाए? टेक्स्ट बॉक्स 3 को। तो यहां पर आकर मैं लिख लेता हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर 30, और यहां पर हम टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर लिख लेते हैं 40, और प्लस पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर जो है ये जस्ट आपको क्या करके दे रहा है, इवन के इसको एक एक्सेप्शन देनी चाहिए थी, नहीं दे रहा, मगर कॉनकेटिनेट कर रहा है। अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, यानी कि प्लस ही नहीं कर रहा, कॉनकेटिनेट करके दे रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, इसको जो ये जो नंबर है ना, समझो ये जो नंबर है ना, इस नंबर को जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ASH, और यहाँ पर लिख लेता हूँ RF अशरफ। जैसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अशरफ पूरा दे देगा। अभी पता है ये क्या कर रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, 2 टेक्स्ट समझ रहा है। ये समझ रहा है कि ये बंदा जो लिख रहा है वो जस्ट टेक्स्ट लिख रहा है, नंबर नहीं लिख रहा। तो हमें इसको समझाना पड़ेगा कि हम इसमें नंबर लिख रहे हैं, टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर। सी शॉप का एक रूल होता है, सी शॉप का रूल ये होता है कि सी शॉप हमेशा, या .NET का एक रूल होता है, वो हमेशा टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं तो हमेशा वो क्या समझता है, उसको टेक्स्ट समझता है, नंबर नहीं समझता। यानी कि इस बॉक्स में मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, F5 करता हूं, रन करता हूं। अब थोड़ा समझना
इस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने 10 दिया, तो आप क्या समझेंगे? ये नंबर है, ठीक है, आप क्या समझेंगे? नंबर है ना, और दिख भी रहा है नंबर है। मगर टेक्स्ट हमारा सी शॉप समझ रहा है कि ये सिर्फ टेक्स्ट है, यानी कि नंबर वंबर नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, यानी कि इसने जो टेक्स्ट लिखी हुई है ये हमेशा इसको टेक्स्ट समझता है। तो हमें इसको समझाना पड़ेगा कि सर हम इसके अंदर टेक्स्ट नहीं नंबर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बिल्कुल आसान सा एक काम है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स 3 को मैं वक्ती तौर पे फिलहाल के लिए यहाँ से काट देता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स 2 को जो है वो मैं नीचे लेकर आता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट कैसे करता हूँ? देखो टेक्स्ट बॉक्स को मैं इन ब्रैकेट्स में रखूंगा, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, और यहां पर मैं लिखूंगा कन्वर्ट या ऐसा कर लेते हैं कि हम यहां पर कर लेते हैं डबल या इंटीजर डॉट पार्स कर लेते हैं हम, इंटीजर डॉट पार्स। इंटीजर डॉट पार्स से क्या होगा? इंटीजर डॉट पार्स से ये होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा अब नंबर्स में। अब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी देते हैं क्या जाएगा? उसमें नंबर जाएगा। अब जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या समझेगा कि यूजर ने क्या लिखा है? नंबर लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा कि इनिट, इनिट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है नंबर, इंटीजर का मतलब क्या होता है? नंबर। ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो कहेगा कि आपने अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमेशा नंबर ही लिखेंगे, टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखेंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मैंने इसको पार्स करवा दिया, इनके सेट कर दिया नंबर्स के लिए कि सर अब मैं इसमें जो भी लिखूंगा आप इसको टेक्स्ट कंसीडर नहीं करेंगे, आप इसको नंबर कंसीडर करेंगे, चाहे फिर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से मैं क्या कर देता हूं, यहां पर एक प्लस की सिंबल लगा लेता हूं, और इस टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 आ रहा है, इसको भी मैं यहां से करता हूं कट करके यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। पेस्ट करने के बाद इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किसके अंदर? नंबर्स में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? यहां पर मैं क्या लिखूंगा? init डॉट पार्स, ठीक है। अब मैंने इनको नंबर में दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, फिर भी आप देखेंगे यहां पर तो आपके सामने एक एरर आएगा। जैसे कि यहां पर मैं अगर मैं इस पर लिख के आता हूं तो ओनली असाइन कॉल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अवेट, यानी कि इस तरीके से कोई ना कोई एक टेक्स्ट बॉक्स का एरर आ रहा है आपके सामने, सही है, ये एरर आ रहा है। अब एक चीज तो हो गई, एक चीज तो ये हो गई कि हमारा जो टेक्स्ट था, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स था, वो नंबर में तो हमारा हो गया, सेट हो गया। अब नंबर को तो ये काउंट जरूर करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते, थोड़ा ध्यान से देखना, हम चलो एक वेरिएबल के हिसाब से मैं काम कर लेता हूं। यहां पर इंटीजर a इक्वल टू 0 दे देता हूं। क्या दे दिया मैंने? a इक्वल टू 0, और यहां पर a इक्वल टू मैंने यहां पर करवा दिया इनको, इनकी जितनी भी यानी कि नंबर की वैल्यू थी। अब देखो वो जो एरर आ रहा था ना, वो क्या एरर आ रहा था? वो ये आ रहा था कि सर आप प्लस तो करना चाह रहे हैं, आपने नंबर तो कन्वर्ट कर लिया, मगर ये नंबर जाएंगे कहाँ? क्योंकि वो समझता है हमेशा टेक्स्ट बॉक्स को। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और इंटीजर बनाया, एक और नंबर बनाया, एक और बॉक्स बनाया, एक और जगह बनाई, जहां पर मैंने लिखा a, और उसको वैल्यू क्या दे दी? 0। मैंने कहा ऐसा करो कि इन दोनों में जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, वो किसको दे दो? इस a को दे दो, नंबर 3 बॉक्स, यानी कि नंबर a को दे दो। अब मैंने क्या किया, अब टेक्स्ट बॉक्स जो मेरा 3 था, अब देखना थोड़ा ध्यान से, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट a डॉट टो स्ट्रिंग में कर लेता हूं। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि इन दोनों में जो भी नंबर्स आ रहे थे, एक तो दोनों प्लस होंगे, प्लस होकर किसको मिल जाएंगे? a को, और a की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 में। बस सिंपल सा मैंने काम कर दिया। मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद इनकी वैल्यू किस में दे दो? टेक्स्ट बॉक्स फिलहाल तो a में दे दो, किस में दे दो? a में, और a की वैल्यू किस में दे दो? टेक्स्ट बॉक्स 3 में दे दो। बस ये काम किया हुआ है मैंने। अब देखो, अब यहां से मैं इसको चलाता हूं, रन करता हूं। रन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं 120 और 30,
अब जो मैं इस पर क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में क्या आना चाहिए? 150 आना चाहिए या 120 और 30 प्लस, यानी कि वो होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। 150। तो क्लिक करके देखते हैं तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? 150। अब क्या, क्योंकि मैंने उसको कर दिया कन्वर्ट, पहले वो समझ रहा था कि ये सारी की सारी टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, अब मैंने उसको कहा कि सर ये टेक्स्ट बॉक्सेज नहीं है, आप इसको नंबर कंसीडर करें। अच्छा, यहां पर एक चीज हो सकती है कि अगर यहां पर मैं ए लिख दूं, थोड़ा ध्यान से देखना, और यहां पर मैंने 30 लिख दिया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक एरर आ जाएगा जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाएगी। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि वो नंबर को और टेक्स्ट को कैसे प्लस करे। यहां पर बता रहे आप लोगों को, इनपुट वाज नॉट करेक्ट फॉर्मेट, आपने जो इनपुट दिया था ना वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं था, क्योंकि आपने कहा था कि सर मुझे नंबर देना है और आप वहां पर दे रहे टेक्स्ट। ठीक है, ये तो नंबर और टेक्स्ट ये तो बिल्कुल ही यानी कि गलत हो जाएगा। तो उस फॉर्म व्यू से बता रहा है कि आपने जो इनपुट दिया था वो गलत दिया था। तो यहाँ पर आपको ये चीज बताएगा। अगर ऐसा कोई एरर आ जाता है तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बाद में जाकर। बात नहीं करेगा क्योंकि नंबर तो हमने ऑलरेडी उसको कहा हुआ है। अब हम उसमें दे रहे हैं टेक्स्ट। अब मुझे ये बताएं कि टेक्स्ट मैंने दे दिया सी और 30 दोनों कैसे प्लस होंगे? प्लस तो हमेशा नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हमेशा नंबर्स होते हैं, तो वो कैसे प्लस माइनस होंगे? तो वहां पर ये चीज बता रहे हैं आप लोगों को। सो आई थिंक आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहीं पर करवाऊंगा, ठीक है? सही है ना?